देखिए, आपका कानून का नाम क्या है? महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष, यानी कि द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोविजन एंड रिड्रेसल, यानी कि प्रतितोष का मतलब कि उन्हें मुआवजा दिलवाया जाए। ये कानून, इसकी पृष्ठभूमि थोड़ा देखी जाती है कि ये कानून क्यों बना और किस उद्देश्य के लिए बना। लेकिन कुछ सामान्य बातें लिख लीजिए। इस कानून में आपका कुल 8 अध्याय है। शुरुआती दौर वाली तो बातें 5-6 जरूर बेयर एक्ट पर ऊपर ही लिख लेना चाहिए। इस कानून में कुल 8 चैप्टर है, यानी कि 8 अध्याय है। टोटल धाराएं 30 है, 30, यानी कि टोटल आपका 30 धाराएं हैं। इसके बाद आपका पूछा जाता है निर्माण की तिथि। तो निर्माण की तिथि 22 अप्रैल 2013, यानी कि 22 अप्रैल 2013। निर्माण की तिथि 22 अप्रैल 2013। निर्माण की तिथि मैं लगातार बता रहा हूँ, यानी कि जिस तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने इस कानून पर आपका अनुच्छेद 111 के तहत संविधान भी जोड़ते रहिए, इस आर्टिकल के तहत 111 के तहत अपनी एसेंट दी थी, यानी कि अपनी अनुमति प्रदान की थी, वही तारीख कानून के निर्माण की तारीख होती है। दो तीन और याद रखिएगा। एक संविधान याद रखिएगा, दूसरा आईपीसी और तीसरा यूएनओ चार्टर। संविधान का निर्माण की तारीख प्रियम्बल, यानी कि उद्देशिका में दी गई है 26 नवंबर 1949। फिर आपका आईपीसी एक बार पूछा गया है किस तारीख को इसका निर्माण हुआ, यानी कि गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने किस तारीख को अपनी अनुमति प्रदान की, तो 6 अक्टूबर 1860, यानी कि 6 अक्टूबर 1860। फिर यूएनओ का पूछा जाता है निर्माण की तिथि पूछे तो 26 जून 1945, और स्थापना पूछे या कब ये अस्तित्व में आ गया, कब लागू हो गया, तो स्थापना किस तारीख को हुई, या स्थापना दिवस 24 अक्टूबर 1945। और आपका स्थापना याद रखिएगा 24 अक्टूबर। तो कितने देशों ने 24 अक्टूबर के पहले कितने देशों ने इस प्रस्ताव पर या चार्टर पर साइन किया? 51। 50 देश किस तारीख को किए? 26 जून को ही। और 91वां कौन किया था? पोलैंड। तारीख याद रखिएगा 15 अक्टूबर को। तो अंतिम कौन सा देश था जिन्होंने, मूल सदस्य कौन था जो साइन किया था बाद में? पोलैंड। आपका और किस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ यूएनओ? सैन फ्रांसिस्को। इसके अध्यक्ष तक पूछे गए हैं लॉर्ड हैली फैक्स। अध्यक्ष याद रखिएगा लॉर्ड हैली फैक्स। 5-6 क्वेश्चन आपका कोरिलेट करके ही मिला। इसके बाद आइए इस कानून की, यानी कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 है। इसका इन्फोर्समेंट डेट पूछ सकता है। सभी कानूनों का प्रवर्तन तिथि एक जगह तैयार कर लीजिएगा। इन्फोर्समेंट डेट है 9 दिसंबर 2013, यानी कि ये कानून कब से भारत में लागू हुआ? ऊपर लिख लीजिए आपका 9 दिसंबर 2013 को। प्रवर्तन तिथि, प्रारंभ की तिथि, इन्फोर्समेंट डेट या लागू होने की तिथि जरूर याद रखिए किस दिसंबर को? 9 दिसंबर 2013। अब आइए कार्यस्थल पर, यानी कि जहां महिलाएं काम करती हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर या अर्ध सरकारी सेक्टर, महिलाओं का शोषण आम बात हो गया है। और सबसे उत्तम उदाहरण आप देख सकते हैं, आपका अभी जो हुआ था कांड गंभीर, उत्तराखंड का कांड हुआ था।
और उत्तराखंड के कांड में आपने देखा कि जो अंकिता थी होटल में काम करती थी और उसके बॉस ने उसका सेक्सुअल हरासमेंट करने का प्रयास किया, तो ऐसी दशा में वह इनकार की, तो आपका उसको ले जाकर और नहर में क्या किए, धक्का दे दिए और डूब के मर गई। फिर हो हल्ला मचा, 2 दिन बाद 3 दिन बाद लाश मिली, पूरा हो हल्ला मचा। तब होटल को बाबा बुलडोजर जैसे क्या किया गया, तोड़ दिया गया। अभियुक्त गिरफ्तार हुए और खूब भरमा रहे थे सबको, ये हुआ वो हुआ। तो आपका यानी कि अमूमन देखा जाता है कि जहां महिलाएं, कामकाजी महिलाएं काम कर रही हैं, आपका उनका शोषण होता है। तो इसी सेक्सुअल हरासमेंट से रोकने के लिए ये कानून बनाया गया। लेकिन ये कानून जो आप पढ़ेंगे उतना ताकतवर नहीं है। संसद ने बनाया जरूर है, लेकिन उतना ताकतवर नहीं है। जो कड़ा आपका कानून होना चाहिए उतना कड़ा नहीं है। इसमें और सुधार की आवश्यकता है, बताएंगे हम आपका। हाँ, इसका आपका भूमिका में जो देखनी है, आपका सबसे पहले आर्टिकल 14 देखना है। अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार है, समता का अधिकार कि स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं। फिर 15 आपका बताता है, 5 आधार बताता है, जिसमें कि एक लिंग या जेंडर भी है कि लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 21 महिला को भी गरिमा का अधिकार है, एकांतता का अधिकार है। और आर्टिकल 21 में जो केस आया वह लीडिंग केस है। वही केस आपको याद रखना है, विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य। विशाखा का केस पर ही आधारित है। यानी कि ये जो कानून आधारित है वह विशाखा एवं अन्य वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान का केस आया। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आपका वर्क स्थल पर या कामकाजी महिलाओं को संरक्षण कुछ प्रदान किया और तमाम गाइडलाइन बताए। क्योंकि भारत में कोई कानून उस समय नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब तक संसद कानून नहीं बना देती, जो हम गाइडलाइन 20-25 दे रहे हैं इनका पालन किया जाए। तो ये एक तो इस कानून के बनाने के पीछे आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी जिम्मेदार है। किस केस में दिया गया निर्णय, विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपका महिलाओं को के प्रति विभेद को दूर किया जाए इत्यादि के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों ने समझौता किया। और इस समझौते को भारत की सरकार ने 25 जून 1993 को रेटिफिकेशन यानी कि अनुसमर्थन किया। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये कानून क्या किया गया है, बनाया गया है। अब आइए आपका पहले उद्देश्य देखा जाता है कि प्रियम्बल क्या है। तो महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण, लैंगिक उत्पीड़न के परिवादों के निवारण और प्रतितोषण तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए ही यह कानून बनाया गया। अब विशाखा का पूरा बेयर एक्ट में दिया है, उतना हमें नहीं देखना है विशाखा का, लेकिन आपका डायरेक्ट किस पर आ जाना है, कानून पर। इस कानून में कुल 8 अध्याय हैं और कितनी धाराएं हैं, 30। किस तारीख को लागू हुआ, रिवीजन करिए, आपका 9 दिसंबर 2013। अब देखिए आपका पहला अध्याय 1 हम शुरू करते हैं। प्रारंभिक बातों के बारे में है। धारा 1, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो संक्षिप्त नाम तो अभी बताया गया कि महिलाओं का कार्य स्तर पर लैंगिक उत्पीड़न पोस्ट में निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013। इसके बाद विस्तार पूछ सकता है, तो इस कानून का विस्तार संपूर्ण भारत पर है,
यानी कि ये ना मार दीजिएगा कि नागालैंड में नहीं है तो जनजातीय क्षेत्रों में, तो जम्मू कश्मीर में। जब भी आए 4 ऑप्शन देगा कि जम्मू कश्मीर के सिवाय दे देगा पूरे भारत में, फिर आपका नागालैंड के सिवाय पूरे भारत में, जनजातीय क्षेत्रों के सिवाय पूरे भारत में, लेकिन एक ऑप्शन जरूर देगा संपूर्ण भारत में होगा। तो क्या मार्क कराएंगे? संपूर्ण भारत। अब ये है कि आपका सीपीसी सीआरपीसी आ जाए तो आपका सतर्क रहना है। नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत में। तो सीआरपीसी आज भी 2 स्थानों पर लागू नहीं है। कौन कौन? नागालैंड और दूसरा जनजातीय क्षेत्र। अगला ये तीसरा खंड देखा जाए। यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा आपका जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, यानी कि लागू। देखिए, कानून बनाने का कार्य विधायिका का है, लागू करने का कार्य कार्यपालिका का है। कार्यपालिका चाहे तो कानून को लागू करे या लागू न करे। तो विधि बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है। पार्लियामेंट भले ही कानून बना दे, कार्यपालिका लागू ही न करे, बाध्य नहीं है। जैसे कि संविधान में अनुच्छेद, सबसे उत्तम उदाहरण अनुच्छेद 22 है कि 22 में निवारक निरोध की जो अवधि है वह आपका 3 माह से घटाकर 2 माह कर दी गई, लेकिन आज तक वह प्रावधान लागू क्यों लागू नहीं हुआ? क्योंकि लागू करना किसका कार्य है? एग्जीक्यूटिव का। तो लागू कैसे किया जाता है? नोटिफिकेशन जारी किया जाए राजपत्र में और लागू किया जाए। तो केंद्र सरकार ने राजपत्र में नोटिफिकेशन इसका जारी किया और किस तारीख को लागू कर दिया? 9 दिसंबर 2013। अब आइए धारा 2 से क्वेश्चन बन सकता है। आपका परिभाषाएं दी गई हैं। पहला, व्यथित महिला, आपका यानी कि पीड़ित महिला की परिभाषा दी गई है, क्योंकि सब कुछ तो इसी के लिए होगा, यानी कि पीड़ित महिला होगी, उसी को प्रोटेक्ट किया जाएगा। कहाँ? घर में कि कार्यस्थल पर। घर में पीड़ित हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस, और कार्यस्थल पर या नौकरी पेशा है तो कौन सा? ये कानून याद रखिए। घर में घरेलू हिंसा की जाती है तो उसके लिए अलग कानून है, डोमेस्टिक वायलेंस। तो व्यथित महिला किसे कहा जाएगा? तो देखिए, किसी कार्यस्थल यानी कि वर्क प्लेस के संबंध में। 2A पूछ सकता है, 4-5 परिभाषाएं जरूर याद रखिए। 2A में व्यथित महिला है किसी कार्यस्थल के संबंध में किसी भी आयु की ऐसी महिला, चाहे नियोजित हो या न हो, जो प्रत्यर्थी द्वारा, प्रत्यर्थी मने विपक्षी द्वारा, प्रत्यर्थी मने किसके द्वारा? विपक्षी द्वारा लैंगिक उत्पीड़न के यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट के किसी कार्य के अध्यधीन रहने का अभिकथन करती है। यानी कि इसका मतलब कि किसी कार्यस्थल के संबंध में, चाहे महिला की एज कुछ भी क्यों न हो, चाहे वह वहाँ नौकरी करती हो या न करती हो, किसी व्यक्ति पर आरोप लगाती है कि यह व्यक्ति हमारा क्या किया है? सेक्सुअल हरासमेंट, यानी कि लैंगिक उत्पीड़न। तो ये व्यथित महिला कही जाएगी और इसी महिला को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पूरा कानून काम करेगा। खंड बी देखिए, किसी निवास गृह या गृह के संबंध में किसी भी आयु की ऐसी महिला जो ऐसे किसी निवास गृह या गृह में नियोजित है, यानी कि अगर कोई निवास गृह है और वहाँ कोई काम करने के लिए महिला नियोजित है, उसका भी सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है, तो वह महिला भी क्या पीड़ित महिला या व्यथित महिला मानी जाएगी कि नहीं? मानी जाएगी। किस क्लास में आएगा? सेकंड में। इसको सीआरपीसी से जोड़ लीजिएगा थोड़ा। विक्टिम की परिभाषा से पिछली बार उत्तराखंड में इसके पहले आया, कहीं जोड़ लीजिए। 2WA, विक्टिम या आहत या पीड़ित,
की परिभाषा सीआरपीसी में कहाँ दी गई है? 2WA स्मॉल ए। फिर पीड़ितों को प्रतिकर सीआरपीसी 357 357 पीड़ित प्रतिकर योजना विक्टिम कंपसेशन स्कीम दे दे, तो आपका क्या जवाब रहेगा? 357 ए। तीन सौ संतावन ए में विक्टिम आपका पीड़ित प्रतिकर योजना बहुत पूछा गया है। आपका विक्टिम कंपसेशन स्कीम भाई आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जाम में भी आ सकता है। इसके बाद देखिए आपका, चूंकि कल एग्जाम है, कई लोग परेशान हैं, तो परेशान नहीं होना है, अकल से नकल करना है मोबाइल और आइएगा तब बताइएगा कि नकल हुई कि नहीं। वैसे प्रयागराज सबसे ज़्यादा बदनाम रहा है नकल के मामले में, और आपका इसीलिए 2 साल सेंटर नहीं बना कि जाओ दिल्ली दौलताबाद परीक्षा दो। फिर से एक बार मना है तो फिर इसका पूरा भरपूर क्या उठाइए लाभ। हाँ, अगला देखिए 2B आपका समुचित सरकार भी क्वेश्चन बन सकता है कि समुचित सरकार का मतलब क्या हुआ। तो समुचित सरकार की परिभाषा धारा 2B में दी गई है। इसको कोरलेट केंद्र सरकार और राज्य सरकार। भाई समुचित सरकार में कितनी सरकार? दो। कौन कौन? केंद्र सरकार, राज्य। इसको जोड़िए। आईपीसी की धारा 55A, आईपीसी का सेक्शन 55A में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या समुचित सरकार परिभाषित है। यही क्वेश्चन सीआरपीसी में भी पूछ सकता है। नया सीआरपीसी की धारा 432 का क्लाज 7, 432 का क्लाज 7 सीआरपीसी। सभी जगह समुचित सरकार एक ही होगी, आपका केंद्र सरकार और राज्य सरकार। याद किए रहे कौन सरकार। इसके बाद अध्यक्ष छोड़ दीजिएगा, घरेलू कर्मकार छोड़ दीजिए, ये सब आपका छोड़ देनी है परिभाषा। इसके बाद आपका नियोजक एम्प्लॉयर, हाँ 2G एम्प्लॉयर, यानी कि किसी उद्यम या शाखा या निगम का आपका कह सकते हैं कि जो प्रधान रहेगा उसी को नियोजक कहा जाएगा, यानी कि विभागाध्यक्ष। नियोजक का मतलब क्या हुआ? विभागाध्यक्ष आपका। इसके बाद आइए आपका प्रत्यर्थी रिस्पांडेंट 2M आ जाइए। धारा 2M देखिएगा, प्रत्यर्थी यानी कि प्रत्यर्थी माने विपक्षी। विपक्षी का मतलब कि जिस पर अभियोग लगाया गया है किसने कामकाजी महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट का कार्य किया है, यानी कि इसका मतलब कि प्रत्यर्थी का मतलब क्या हुआ? ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके विरुद्ध व्यथित महिला यानी कि 2A वाली महिला ने धारा 9 के तहत कोई परिवाद किया है, यानी कि कोई शिकायत की है। इसके बाद आपका 2N भी महत्वपूर्ण है, अंडरलाइन करिए, सेक्सुअल हरासमेंट। यहाँ आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत कितने कार्यों को शामिल किया गया। लिख लीजिए 5 कार्य। कितने कार्यों को सेक्सुअल हरासमेंट माना गया है? 5 कार्यों का। अगर विपक्षी किसी कामकाजी महिला के प्रति इन 5 में से कोई एक या एक से अधिक कार्य करता है तो हम कहेंगे कि वह उस महिला का सेक्सुअल हरासमेंट किया है। तो 5 तैयार रखिए। देखिए आपका पहला देखिए क्या है, शारीरिक संपर्क और फायदा उठाना। दूसरा लैंगिक पक्षपात की मांग या अनुरोध करना, लैंगिक अर्थ वाली टिप्पणी करना, कमेंट करना, अश्लील साहित्य दिखा देना और लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य निंदनीय शारीरिक या गैर शाब्दिक आचरण करना, यानी कि नंगा या चड्ढी पहनकर क्या करना? घूमना। अब इससे आगे हमारे बस की बात नहीं है जैसे नंगा करार होता है
कौन सी धारा है कांटेक्ट की? आपका 25 में नंगा करार। तो नंगा करार आपका, जैसे नंगा पर बहुत लंबा चल जाएगा भाई, नंगा आदमी भी होता है, नंगा साधु जी भी होते हैं आपका। तो आपका तमाम चीज़ें हैं, अब बस की बात हमारा नहीं है। हाँ, जिसको जानना हो व्यक्तिगत रूप से भाई फोन करके जान सकता है कि नंगे कितने प्रकार के होते हैं। तो ये पुलिस एक्ट की धारा 34 भी है कि नंगा यानी कि अश्लील प्रदर्शन करेंगे शरीर का तो पुलिस उठा ले जाएगी वारंट के बिना भी। पुलिस अधिनियम की कौन सी धारा? शरीर का अशिष्ट प्रदर्शन न करिए सलमान जैसे। तो देखिए आपका यानी कि अब बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आपका 2 वर्क प्लेस, ये पूछ सकता है कि वर्क प्लेस में बहुत व्यापक अर्थ लगाया गया है। निगम, कंपनी, यूनिट, उद्यम, होटल, प्राइवेट सेक्टर, आपका गैर सरकारी संगठन, औद्योगिक संगठन, अस्पताल हो गया, आपका कोई परिचर्या गृह हो गया, प्रशिक्षण, खेलकूद का स्थान हो गया इत्यादि, या कोई निवास गृह या गृह, ये कार्यस्थल या वर्क प्लेस माने जाएंगे। तो एक लाइन में याद रखिए, वर्क प्लेस पर किसी महिला के प्रति सेक्सुअल हरासमेंट का कार्य किया जाना ही इस कानून का मुख्य उद्देश्य ये है कि उन कार्यों को रोका जाए और जो प्रत्यर्थी या विपक्षी उन कार्यों को किया है उसके उससे महिला का संरक्षण दिया जाए, चाहे वो सीटी बजाया हो या अश्लील साहित्य दिखाया हो या अश्लील कमेंट किया हो या भद्दा भद्दा इशारा कर रहा हो, क्योंकि आचरण भी इसमें आपका सेक्सुअल हरासमेंट में शामिल है। निंदनीय शारीरिक या गैर शाब्दिक आचरण आपका। इसके बाद आइए धारा 3, लैंगिक उत्पीड़न से निवारण। किसी भी महिला का किसी कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न किया जाएगा कि नहीं? नहीं किया जाएगा। तो कहाँ प्रतिषेध किया गया है कि सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस पर न किया जाए? 3 में। आगे देखिए आपका धारा 3 में, यानी कि आपका लैंगिक उत्पीड़न। अब समस्या ये आई कि आपका कब कहा, अब लैंगिक उत्पीड़न कैसे कैसे किया जा सकता है, आपका कब लैंगिक उत्पीड़न माना जाएगा? तो लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा 2N में दी गई थी 5 कार्यों को, लेकिन कब माना जाएगा लैंगिक उत्पीड़न? तो पहला, उसके नियोजन में अधिमानी व्यवहार या अंतर्निहित या स्पष्ट वचन देना, यानी कि तुम हमारे साथ रिलेशन बनाओ, मैं जल्दी जल्दी प्रमोशन दे दूंगा, डिप्टी डिप्टी मैनेजर से क्या बना दूंगा, मैनेजर। इसके बाद अन्य देख लीजिएगा, अब उतना नहीं। इसके बाद अध्याय 2 आ जाइए, आंतरिक परिवाद समिति का गठन। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब एकदम कॉन्सेप्ट बनाकर चलना है। आपका धारा 4 महत्वपूर्ण है। आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाएगा। तो जो वर्क प्लेस या कार्यस्थल है उसका जो प्रत्येक नियोजक है, यानी कि जो प्रमुख है, विभागाध्यक्ष हैं, कंपनी हो तो कंपनी का प्रमुख, अगर होटल हो तो होटल का मालिक, उसकी ये जिम्मेदारी है कि एक लिखित आदेश द्वारा आपका एक समिति गठित करे, जिसे क्या कहा जाएगा? आंतरिक परिवाद समिति। अगर वह गठित नहीं करता तो जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम आपका समिति गठित कर देंगे। ये भी आपका आगे हम बताएंगे। तो किसका कर्तव्य है कि वह एक समिति गठित करे, जिस समिति के समक्ष महिला जाकर अपना बयान दर्ज कराए और बताए कि ऑफिस में हमारे साथ ये हो रहा है। तो प्रत्येक नियोजक यानी कि विभागाध्यक्ष या उस विभाग का प्रमुख। परंतु जहाँ कार्यस्थल आपका वो भिन्न भिन्न है तो एक भी काम कर सकता है। आंतरिक समिति नियोजक द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले, यानी कि उस विभाग के या संस्था के प्रमुख द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी। तो आंतरिक जो परिवाद समिति होती है
उसमें टोटल 4 लोग रहेंगे और 4 लोग रहेंगे, लिख लीजिए कहीं कितने लोगों से मिलकर बनेगी, 4 लोगों से। इसमें कहीं लिख लीजिए अलग से, तब बैरक शुरू किया जाए। 4 लोग रहेंगे, आंतरिक परिवाद समिति में कितने लोग रहेंगे, टोटल 4। कम से कम आधा महिला रहेंगी, लिख लीजिए। इसमें पूछ सकता है कम से कम कितना महिला रहेगी, आधा यानी कि 2। और आपका इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 3 वर्ष। 3 बातें लिखिएगा। आंतरिक परिवाद समिति में कितने लोगों से मिलकर बनेगी, 4। आधी महिला रहेंगी कम से कम यानी कि 2। और इनका आंतरिक परिवाद समिति के जो मेंबर हैं, इनका कार्यकाल पूछ सकता है 3 साल। कितने साल, 3 साल। देखिए आपका अब खंड 2 देखिए, एक बार पढ़ा दिया जाए। आंतरिक समिति नियोजक द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी। एक पीठासीन अधिकारी जो कर्मचारियों में से कार्यस्थल पर वरिष्ठ स्तर का नियोजित महिला होगी। अगर महिला नहीं है तो अन्य को भले बनाया जाए, लेकिन महिला को क्या दी जाएगी, वरीयता। तो भाई एक जो हेड है आपका वहाँ वरिष्ठ महिला, उसको बना दिया गया। ये अध्यक्ष बना दी गई, पीठासीन अधिकारी। 3 और आपका सदस्य रहेंगे। कर्मचारियों में से 2 आपका रहेंगे जो महिलाओं के समस्याओं के प्रति आपका ज्ञान रखते हों। और एक गैर सरकारी संगठन से व्यक्ति होगा। आपका 4 लोग हो गए। तो एक आपका पीठासीन और 3 क्या हो गए, मेंबर। ये हाँ, परंतु कुल इनमें से कम आधी महिला रहेंगी, 4 में से आधी। और आपका इनका कार्यकाल कितना रहेगा, 3 साल। अध्याय 3 आ जाइए। स्थानीय परिवाद समिति का गठन। अब आपका कह सकते हैं कि जो आपको देखना है कि अगर जहाँ आंतरिक समिति नहीं गठित की गई है, यानी कि अगर किसी विभाग में विभागाध्यक्ष द्वारा आंतरिक परिवाद समिति गठित नहीं की गई है, तो ऐसी कंडीशन में मैं बता दूं, आपका जिला मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया है कि वह उसके लिए एक स्थानीय समिति गठित करे। तो स्थानीय समिति अगर पूछे कि कौन गठित करता है, तो जिला मजिस्ट्रेट आपका। और आंतरिक परिवाद समिति कौन गठित करता है, नियोजक। लेकिन स्थानीय समिति कब गठित होगी, जब नियोजक ने आपका आंतरिक परिवाद समिति गठित न की हो। तो कौन स्थानीय समिति गठित करेगा, डीएम करेंगे। हाँ, वही कलेक्टर मैंने आपका और बताया जाए, मैंने डीएम या एसडीएम भी और भी दिया गया है, लेकिन डीएम के अलावा भी कर सकते हैं। देखिए आपका धारा 3, जिला अधिकारी की अधिसूचना। समुचित सरकार किसी जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम या एडीएम या कलेक्टर या उप कलेक्टर यानी कि कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर को इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने या उसका निर्वहन करने के लिए जिले के लिए जिलाधिकारी के रूप में अधिसूचित कर सकेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस कानून के तहत राज्य सरकार भाई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए जिलाधिकारी के रूप में आपका घोषित किसे कर सकती है, या तो डीएम को या एडीएम को या कलेक्टर को या डिप्टी कलेक्टर को क्या बना देगी इस कानून के तहत, जिला अधिकारी। इसके लिए केवल इस कानून के लिए धारा 6 आ जाइए, स्थानीय समिति का गठन और उसकी अधिकारिता। ये का यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर प्रत्येक जिलाधिकारी का मतलब धारा 5 वाला, यानी कि या तो डीएम हो सकते हैं या एडीएम हो सकते हैं या कलेक्टर या उप कलेक्टर। तो प्रत्येक जिलाधिकारी संबंधित जिले में ऐसे स्थापनों में जहां 10 से कम कर्मकार होने के कारण आंतरिक समिति गठित नहीं की गई है,
या यदि परिवाद स्वयं नियोजक के विरुद्ध है, वहाँ लैंगिक उत्पीड़न। परिवाद ग्रहण करने के लिए स्थानीय समिति नामक एक समिति का गठन करेंगे। तो दो बातें आपका यहाँ आई कि स्थानीय समिति का गठन कौन करेंगे, ये पूछा जा सकता है। तो जिला अधिकारी। कब करेंगे? तो जब आपका परिवाद नियोजक यानी कि मालिक के ही खिलाफ किया गया है कि मालिक ने ऐसा सेक्सुअल हरासमेंट हमारे साथ किया है। और दूसरा कब करेंगे? जहाँ की आपका जो विभाग है वहाँ 10 से कम कम कर्मकार हैं। कर्मकार यानी कि श्रमिक, काम करने वाले। तो जहाँ 10 से कम कर्मकार हैं, अगर आंतरिक परिवाद समिति नहीं बनाई गई है, तो डीएम उनकी शिकायतों को सुनने के लिए क्या कर सकते हैं? तो आपका एक स्थानीय समिति बना सकते हैं। तो स्थानीय समिति कब बनेगी? तो आपका किसके विरुद्ध परिवाद किया जाना है, मालिक के, या जहाँ श्रमिकों की संख्या 10 से क्या है, कम। हाँ, असंगठित वही आपका 10 से कम कहा जाता है असंगठित। दिखाते ही नहीं होटल वाले इत्यादि। 20 लोग काम करेंगे तो कागज पर 4 लोग दिखाएंगे ताकि ताम झाम करना। वास्तव में होटल में 50 काम कर रहे हैं, लेकिन कागज पर जो दिखाया जाता है वो 5 7 दिखाया जाता है, ताकि ये ताम झाम से हम क्या करें। करें जिला अधिकारी अपना काम, हम आंतरिक परिवार समिति गठित ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ 10 से क्या है, कम। ये किया जाता है। अगला देखिए आपका, इसके बाद आपका जिला अधिकारी ग्रामीण या जनजाति आपका कह सकते हैं परिवार ग्रहण करने के लिए 7 दिन की अवधि के भीतर उसे संबंधी स्थानीय समिति को भेजने के लिए एक नोडल अधिकारी को पदाभिहित करेगा। यानी कि जिलाधिकारी एक नोडल अधिकारी बनाएंगे। वह नोडल अधिकारी ऐसा परिवाद कितने दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर स्थानीय समिति को क्या करेगा, भेज देगा। हो सकता है कितने दिन के अंदर ये पूछ ले, 7 दिन के अंदर। इसके बाद आपका धारा 7 स्थानीय समिति की संरचना। यहाँ भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, स्थानीय समिति में कौन कौन होंगे। एक अध्यक्ष होगा आपका, कह सकते हैं आपका, कह सकते हैं एक महिला जो ब्लॉक या तालुका नगर पालिका में कार्यरत महिलाओं में से नाम निर्दिष्ट की जाएगी। 2 सदस्य कम होंगे, जिसमें से कम में क्या होगी, महिला होगी। यानी कि एक अध्यक्ष हो गया, एक ये और 2 ये, 4 हो गए। परंतु कम से कम एक नाम निर्देशी के पास भाई आपका विधि की पृष्ठभूमि या विधि ज्ञान हो, यानी कि अधिवक्ता का ज्ञान हो, एलएलबी किया हो, ये कहिए। परंतु यह कि कम से कम एक नाम निर्देशी एससी या एसटी या अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक समुदाय की महिला होगी। और आपका यानी कि एक कम से कम किसका माने मेंबर होगा, तो 4 लोग होंगे। एक अध्यक्ष 3 सदस्य, ये याद रखिए। उसमें से आपका कम से कम एक एससी या एसटी या बैकवर्ड क्लास या अल्पसंख्यक समुदाय, इन चारों की एक महिला होगी। यानी कि एक मतलब कि इन 4 वर्गों में से एक को प्रतिनिधित्व वहाँ 4 में क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। चारों को नहीं, चारों हो जाएगी तब तो यहीं 4 हो गए। यानी इनमें से चारों में से कितना, एक। इनका कार्यकाल पूछ सकता है, वहीं चलेगा जो नियोजक ने गठित किया था। तो बताइए आंतरिक परिवाद समिति का कार्यकाल कितना था, 3। तो यहाँ भी स्थानीय समिति का, आंतरिक परिवाद समिति की रचना किसने की थी, नियोजक ने। आपका वहाँ कितने व्यक्ति थे, 4। तो यहाँ आपका जिला अधिकारी ने स्थानीय समिति की संरचना की है, यहाँ भी कितने हैं, 4। वहाँ कार्यकाल कितना था, 3। यहाँ भी कार्यकाल 3। भाई 3 3 आपका। अब आगे देखिए, इसमें अनुदान और संपरीक्षा छोड़ दीजिएगा। धारा 9 महत्वपूर्ण है। आपका परिवाद किया जाएगा, कंप्लेंट किया जाएगा आपका महिला द्वारा। देखिए आपका लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद, कोई ये महत्वपूर्ण धारा 9 है आपका।
कोई व्यथित महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की घटना की तारीख से 3 मास की अवधि के भीतर और श्रृंखलाबद्ध घटनाओं की दशा में अंतिम घटना की तारीख से 3 मास की अवधि के भीतर आपका लिखित में परिवाद आंतरिक परिवाद समिति यदि इस प्रकार गठित हुई है और नहीं गठित हुई है तो जो जिलाधिकारी ने गठित किया स्थानीय समिति को कर सकेगी। यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन बना कि लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद, 3-4 क्वेश्चन बनाना है, यहाँ बनता है क्वेश्चन, बन सकता है। लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद किस धारा के तहत? 9 के तहत। कौन करती है? सामान्यतः व्यथित महिला। लैंगिक उत्पीड़न की घटना होने के कितने दिन के अंदर कर दे? 3 माह। यदि घटनाएं लगातार हो रही है तो जो अंतिम घटना हुई है उसके कितने दिन के अंदर? 3 माह। इसके बाद आपका कहाँ करेगी? आंतरिक परिवाद समिति। आंतरिक परिवाद समिति नहीं है तो जो जिलाधिकारी ने क्या बनाया है? स्थानीय समिति। भाई आंतरिक परिवाद समिति नहीं है तो कहाँ किया जाएगा? आपका स्थानीय समिति। इसके बाद देखिए, परंतु जहाँ ऐसा परिवार लिखित में नहीं किया जाता तो आंतरिक समिति आपका या अध्यक्ष या कोई महिला सदस्य आपका कहेगी कि भाई लिख कर दीजिए और लिखित में लिया जाएगा। परंतु यह और की यथास्थिति आंतरिक समिति या आंतरिक आपका स्थानीय समिति लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से 3 मास के बाद भी परिवाद को स्वीकार कर सकती है कि नहीं? स्वीकार कर सकती हैं। बस क्या दिखा दीजिए? उचित कारण। अब आगे आइए, खंड 2। अगर व्यथित महिला शारीरिक रूप से असमर्थ हो, मानसिक रूप से असमर्थ हो या उसकी मृत्यु हो गई हो, इस कारण से वह परिवाद स्वयं नहीं कर पा रही है, तो उसकी ओर से कौन परिवाद कर सकता है? तो विधिक वारिस या ऐसा अन्य व्यक्ति जो विहित किया जाए। यानी केंद्र सरकार नियम बनाकर क्या करे? निर्धारित। आइए धारा 10 देखा जाए आपका। अब धारा 9 में जब महिला आंतरिक परिवाद समिति के समक्ष या स्थानीय समिति के समक्ष परिवाद कर ही दी या अगर मानसिक या शारीरिक रूप से असमर्थ या महिला मर गई तो उसकी ओर से कौन परिवाद किया? उसका वारिस या अन्य व्यक्ति। तो सबसे पहले आपका आपका सुलह कराने का प्रयास किया जाएगा। अब देखिए आपका यहीं से थोड़ा टर्न ले रहा है मामला। अरे भाई सेक्सुअल हरासमेंट किया जा रहा है और पहले ही आप सुलह करा दे रहे हैं, तो आपका पहले सुलह का प्रयास किया जाएगा। आपका जिसके खिलाफ शिकायत मिली है बुलाया जाएगा और आपका कहा जाता है कि माफ़ी मांग लो, माफ़ी मांग लो। माफ़ी तो मांग लेता है लेकिन जीवन भर उसको ये बात कचोटती रहती है कि हम माफ़ी मांगे हैं, एक दिन बदला क्या करेंगे? इसी को हेतु कहा जाता है। मोटिव, जैसे मौर्य जी का आपका हेतु है कि हमने वादा किया है, अगर 12 को हम नहीं निकाल पाए तो वादा का क्या होगा? ये बात बार बार इनको खाए जा रही है। 12 12 12 आपका सोते जागते, आपका नहाते, संगम पर जाते, आपका और आपका खिचड़ी खाते, 5 बजे खिचड़ी खाते, आपका ये बात इनको बार बार दिमाग में दौड़ रही है। तो आपका लेकिन फिर एक बार बैक हुए तो उदाहरण दिया गया, लेकिन एक कहानी टाइप का याद करना चाहिए। धारा 9 में परिवाद हो गया तो परिवाद के बाद पहले क्या किया जाएगा? सुलह हो जाए। यानी कि जो सेक्सुअल हरासमेंट कर्मचारी किया है उसको बुलाया जाए, महिला को सुना जाए और आपस में ही मामला क्या किया जाए? निपटा लिया जाए तो सही रहेगा। नहीं निपटता है तो आगे जांच तो होगी ही, लेकिन पहले प्रयास क्या किया जाएगा? निपट जाए। तो आपका कह सकते हैं और निपट गया है, सुलह हो गई तो लिखा पढ़ी करके आपका नियोजक और जिला अधिकारी को भेज दिया जाएगा कि हाँ
इस मामले में क्या हो गई, सुलह। तो किसको किसको कॉपी भेज दी जाएगी, आपका जिलाधिकारी को, और दूसरा किसको, आपका नियोजक को यानी कि मालिक को। इसके बाद परिवाद में जांच आपका 11, तो परिवाद में अगर सुलह नहीं होती धारा 10 के तहत, तो जो ये समिति हैं, दो समितियां हो गई। एक आंतरिक परिवाद समिति जिसे कि आपका नियोजक ने बनाया है, माने प्रधान ने, और जिलाधिकारी ने क्या बनाया है, स्थानीय समिति। तो जहां भी विवाद जाए ये समिति जांच करेगी, आपका कह सकते हैं। और जांच में ये पाती हैं कि प्राइमा फेसाई इस महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट का कार्य किया गया है, तो अब आपका पुलिस को भेजेगी। यही जो समिति है पुलिस को वहीं से रिपोर्ट भेजेगी कि आप आईपीसी की धारा 509 के तहत एफआईआर दर्ज करिए। तो अब यहाँ एक आपका कह सकते हैं कि कितने दिनों के अंदर ये समिति अपनी रिपोर्ट पुलिस को भेजेगी। ये डेट पूछा, 7 दिन है, उसको लिख लीजिए। कितने दिनों के अंदर, आपका 7 दिन। ये हो सकता है पूछ ले कितने दिनों के अंदर भेजेगी, 7 डेज, चांस है पूछने का। इसके बाद पुलिस अपना एफआईआर करे, इत्यादि करे आपका इत्यादि करे। अब इसके बाद आपका कह सकते हैं परिवाद के बारे में जांच। एक कल पढ़ाया जाएगा, थोड़ा आपका 5-6 पॉइंट और महत्वपूर्ण है। कल एक नया कानून भी शुरू किया जाएगा आपका, कल क्या परसों, कौन शुरू किया जाए आपका, स्त्री प्रतिरूपण वाला छोटा है, ये भी निकल जाएगा, वो भी निकल जाएगा। तो स्त्री आपका अशिष्ट प्रतिरूपण सही रहेगा। ये आपका आधा हो गया लगभग, 9-10 धारा और बतानी है। हाँ भाई, कल आपका जो शेड्यूल है, कल आपका सुबह 9 बजे से एक्स्ट्रा क्लास लगा है संविधान का और आपका एविडेंस का 12 बजे तक। जो टेस्ट होगा अभी मैसेज हम कर देंगे, वह दिन में 12 बजे होगा। 12 बजे टेस्ट होगा, तो जिनको सुबह पढ़ना हो भाई आप 9 बजे आइए, क्योंकि एग्ज़ाम का समय तो एक्स्ट्रा क्लास लगाया गया है। आपका एविडेंस की धारा 121 तक पढ़ाया गया है। 122 से लेकर हम प्रयास करेंगे 166 तक हो जाए, 67 तक। और इधर आपका संविधान चलना है, क्योंकि संविधान लगातार लास्ट तक चलता रहेगा, 1-2 चैप्टर, तब अच्छा रहेगा। इस समय का पढ़ा हुआ बहुत तेज काम करता है। इस समय जो सुनेंगे आपका कितना भी तेज पढ़ाया जाए, अगर पहले से लड़का थोड़ा पढ़ा है तो इस समय का पढ़ा हुआ एग्जाम में दिमाग में रहता है। इसीलिए कल आपका आपका टेस्ट 12 बजे से होगा, क्योंकि मुख्य हमें ध्यान परीक्षा पर देना है। क्योंकि कुछ व्यक्तिगत कारणों से 1-1.5-2 दिन इधर डिस्टर्ब भी हो गया, लेकिन आगे से अब डिस्टरबेंस आपका न किया जाए। और जो लोग बार काउंसिल का परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। आपका पहले अकल लगाइए, न अकल लगे तब क्या करिए। अब भाई बार बार बताना ठीक नहीं है।